दे रहा। आरजे की टीम ने आयुध को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बल्कि शिवी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी। आयुध वापस से आरजे की तरफ मुड़ा। बहुत हंसी आ रही है ना? अभी तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करता हूँ, आखिर उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी क्या कर रही है। आरजे ने हंसते हुए अपना गला साफ किया। उन्हें पता है मैं क्या कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं उन्हें सब बताती हूँ। करो कॉल, आखिर तुम्हारा ये जानना भी जरूरी है कि मेरी मॉम मेरी सपोर्ट में है। और रही बात शादी से भागने की, तुमने रास्ता ही क्या छोड़ा था मेरे पास। आयुध हैरानी से आरजे को घूरने लगा। आरजे ने आयुध से अपना हाथ छुड़ाया। हमारी शादी सिर्फ एक डील थी। मेरे डैड चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊं। तुम्हारी मॉम तुम्हें जुयाल फैमिली का वारिस बनाना चाहती थी। एज सिंपल एज दैट। आरजे ने अपने हाथ मसले। तुम मुझसे शादी करते, मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही होती, और मैं ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं काट सकती जो मेरे साथ मेरी प्रॉपर्टी के लिए हो। मैंने तुम्हें मना करने को कहा, तुम नहीं माने। आयुध बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मॉम को तुम पसंद थी, इसलिए हमारी शादी हो रही थी। और मैं क्यों मना करूं? मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तुम्हें थी। आरजे अब आयुध से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। आरजे ने अंगड़ाई ली। हाँ, बोर हो रहा है यार, चले। उसने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा। उर्वीन मुस्कुराया। चलो। आयुध ने ये सुनते ही आरजे का रास्ता एक बार फिर रोक लिया। तुम मेरे सवालों के जवाब दिए बिना नहीं जा सकती। मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम भागी क्यों? तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम सिंपली अपने डैड से कहकर मना कर सकती थी, पर नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? आरजे ने अपना सिर झटका। क्योंकि मुझे भागना था। वैसे तुम मेरे इतने भी खास नहीं हो कि मैं तुम्हें सब बता दूं। आरजे ने आयुध के सीने पर अपनी उंगली रख उसे पीछे हटने को कहा। एक तरह से ये आयुध की इंसल्ट थी। आयुध कुछ बोलता उससे पहले ही शिवी ने उसे पीछे खींच लिया। आरजे मुस्कुराती हुई अपनी टीम के साथ चली गई। शिवी बोली, आयुध प्लीज यहाँ कोई तमाशा मत क्रिएट करो। शिवी ने आयुध को समझाने की पूरी कोशिश की। समय और आर्यन भी मुस्कुराते हुए उसे जाते देख रहे थे। समय ने एक नजर आयुध की तरफ देखा, जो इस वक्त कटे हुए मुर्गे की तरह खड़ा था। आज एक लड़की ने उसे साइड कर दिया। ये बात समय के दिल में कहीं ना कहीं सुकून दे रही थी। उसे वो वक्त याद आ गया जब समय ने अपने कॉलेज की सबसे हॉट लड़की को प्रपोज किया था, बट आयुध हमेशा की तरह उसके क्रश को उससे छीन ले गया। हालांकि उनकी लड़ाई उससे भी पहले की थी। दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि एक दूसरे की फेवरेट चीजों को डिस्ट्रॉय कर अपना गुस्सा और नफरत दिखाते थे। और अब भी एक दूसरे को हराकर इन दोनों को दुनिया जीतने वाली खुशी होती थी। हालांकि इस वजह से दोनों की जान पर बन आती थी, पर कोई भी हार मान ले, ये कैसे हो सकता है? समय ने अपने ब्लेजर को मुस्कुराते हुए ठीक किया। चलो आर्यन। आर्यन समय को हैरानी से देखने लगा, क्योंकि आज पहली बार था जब समय उसे उसके नाम से बुला रहे थे, वो भी इतना प्यार से। एक पल के लिए तो आर्यन पलकें झपकाना ही भूल गया। तभी आयुध की नजर समय पर पड़ी। आयुध गुस्से में समय की तरफ दौड़ा और उसे आगे की तरफ धक्का दे दिया। समय मुंह के बल गिर गया। ये देख आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवी उनके बीच में आई, पर आयुध ने उसे भी धक्का दे दिया। समय हंसते हुए खड़ा हुआ। वैसे आरजे ने जो किया बेस्ट था। आयुध, यू बास्टर्ड, तू मेरा पीछा कर रहा था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आयुध ने समय की कॉलर पकड़ ली, पर आज समय को आयुध पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि तरस आ रहा था। ओह, आज तो आयुध एक लड़की से रिजेक्ट हो गया। अच्छा किया उसने। आयुध ने समय पर पंच मारने के लिए हाथ उठाया, पर आर्यन बीच में आ गया और गलती से वो पंच उसे लग गया। पंच सीधा उसकी नाक पर लगा था। आयुध और समय ने आर्यन को घूरा, जो इस वक्त अपनी नाक पकड़ के रो रहा था। समय बोला, तुम बीच में क्यों आए? आयुध ने समय को घूरा। समझा ले इस चमचे को, हमारी लड़ाई के बीच में ना आए। आयुध ने शिवी को देखा, जो आंसुओं से भरी आंखों से उसे घूर रही थी। समय शिवी की तरफ बढ़ा और अपना रुमाल शिवी की तरफ बढ़ा दिया। आयुध को शायद तुम्हारी चिंता नहीं होगी, पर मुझे है। ये लो, पोंछ लो अपने आंसू।
किसी ऐसे इंसान के लिए खुद के आंसू क्यों वेस्ट कर रही हो जिसे तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी भी समय है, संभल जाओ। शिवी ने आयुध को घूरते हुए रुमाल ले लिया। आयुध बोला, शिवी। शिवी ने आयुध की एक नहीं सुनी और रुमाल से अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। आयुध ने समय को घूरा। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिवी को भड़काने की? समय हंसा। वैसे तू शिवी को संभाल, आरजे को मैं देख लूंगा। आयुध ने समय की कॉलर पकड़ ली। उसे हमारी लड़ाई के बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मेरी उससे शादी होने वाली है, उससे दूर रह। समय ने अपनी कॉलर छुड़ाई। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये तो जान ले आरजे तुझसे शादी करेगी। आयुध हंसा। शादी तो मुझसे ही होगी। मेरी मॉम की खुशी है वो, तू कैसे समझेगा? तेरी तो मॉम ही नहीं है। समय सिर्फ मुस्कुरा दिया, पर कहीं ना कहीं उसकी मुस्कुराहट में उसका दर्द साफ झलक रहा था। आयुध हंसते हुए शिवी के पीछे चला गया। समय आर्यन की तरफ मुड़ा, जो अपनी नाक पकड़ समय को ही घूर रहा था। आपने मुझे रुमाल देने की बजाय दुश्मन टीम को दे दी। आप सच में पत्थर दिल हैं। समय ने अपनी कमर पकड़ ली। चल, तुझे स्पेशल रुमाल देंगे। आर्यन खुश हो गया। स्पेशल रुमाल? समय बोला। हॉस्पिटल। आर्यन का चेहरा बिगड़ गया। हॉस्पिटल? आर्यन को शायद हॉस्पिटल से डर लगता था। आर्यन बोला, सर मैं ठीक हूँ। समय ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे अपने कंधे पर टांग लिया। आर्यन अब चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उनके जाते ही वहां तेज बारिश शुरू हो गई। बेमौसम बारिश से सब हैरान थे, पर यह आम बात थी तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आरजे फिर से वापस लौट आई थी, पर इस बार वो कुछ अलग थी। शायद अब उसे अपनी लाइफ का लक्ष्य मिल गया था, जिसे ढूंढते हुए न जाने उसने कितने ही सफर तय किए होंगे। उर्वेन बोला, पूछोगी नहीं हमने तुम्हें कैसे ढूंढा? आरजे मुस्कुराई। मुझे अपनी टीम की काबिलियत पर कोई शक नहीं है। तुम सब मेरे बिना भी मुझसे बेहतर हो। मानसा बोली, बेहतर? तुमने ही तो बनाया है हमें। हम चाहे भी तो तुमसे बेहतर नहीं हो सकते, कभी नहीं। सुना तुमने? तुम नहीं तो हम भी नहीं। तुम हो तो सब है। आरजे लाइफ से आरजे ही चली जाएगी तो लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी। ये कहते कहते कभी ना रोने वाली मानसा की आंखों में भी आंसू आ गए। उर्वेन, अर्घ, यूनी, सिमी सब की आंखें नम थीं। पर आरजे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कभी उसने ही डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी वजह हो, अपनी टीम को कभी रोने नहीं देगी। पर आज उसी की वजह से उसका ग्रुप दुखी था। सबकी आंखों में आंसू थे। कहीं ना कहीं आरजे को ये बहुत बुरा लगा था। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ थके हुए कदम बढ़ाने लगी। क्या मुझे अपनी टीम को सब बता देना चाहिए? सब परेशान है मेरी वजह से। मैं कुछ भी सह सकती हूँ, पर मेरी टीम की आंखों में मेरी वजह से आंसू हो, ये कभी नहीं। ये सोचते हुए आरजे के कदम और ज्यादा भारी हो रहे थे। उर्वेन बोला, आरजे तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना? कहीं ना कहीं सबके मन में आरजे के जाने का डर बैठ चुका था। अर्घ बोला, नहीं आरजे, प्लीज इस बार मत जाना, हम टूट जाएंगे। तुमसे ही हम हैं, तुम चली गई तो हम बिखर जाएंगे। आरजे इस बार भागने का मन हो तो बता देना, हम भी साथ में भागेंगे। तुम्हारे साथ रहने का प्रॉमिस किया है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आरजे के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। आरजे अपनी टीम की तरफ पलटी। सब उसे नम आंखों से एक डर के साथ देख रहे थे। उनमें से कोई भी अपनी पलक तक नहीं झपकाना चाहता था, इस डर से कहीं उनकी आंखें बंद हुई और आरजे उन्हें छोड़कर चली जाएगी। उन्होंने कभी आरजे के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं की थी, और आज आरजे के कुछ घंटों के लिए उनसे दूर जाने से वो सब काफी डर चुके थे। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो मेले में खो गया हो। चारों तरफ अनजान लोग, वो बिल्कुल अकेला इन सब में अपने माँ बाप को ढूंढे, पर फिर भी वो उन्हें ना मिले तो उस बच्चे की क्या हालत होगी, वो सब अच्छे से समझ चुके थे। आरजे ने कहा, मुझे तुम पांचों की आंखों में आंसू पसंद नहीं। आरजे के इतना कहते ही एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सब ने अपने आंसू साफ कर लिए और जबरदस्ती अपना रोना दबाते हुए मुस्कुराने लगे। यूनी बोली, देखो आरजे, हम मुस्कुरा रहे हैं, हम सब करेंगे तुम जो कहोगी, प्लीज आरजे। आरजे ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैला दिए। हग मी टाइट।
उन चारों ने आगे बढ़ आरजे को गले लगा लिया, पर सिमी अभी भी पीछे खड़ी होकर रो रही थी। वो यहाँ आरजे के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी, पर आज वो खुद को काफी अकेला पा रही थी। एक पल के लिए उसे लगा अब उसे वापस अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए। आरजे के जाने के बाद वो इन अनजान लोगों के बीच नहीं रह सकती जिन पर वो भरोसा नहीं करती। आरजे ने कहा, सिमी, मैंने अपना हाथ तुम्हारे लिए छोड़ा है। सिमी ने आगे बढ़ आरजे के कंधे पर अपना सिर रख लिया। आरजे धीरे धीरे उनके सिर पर टैप करने लगी। आरजे ने कहा, आज तुम सब रो सकते हो, भावनाओं को दबाकर खुशी नहीं मिल सकती। आज जितना रोना है रो लो, ताकि हम आगे आने वाली खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। उर्वीन को छोड़ बाकी सब मुश्किल से कंट्रोल कर रहे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उर्वीन आरजे से अलग हुआ और चुपचाप सोफे पर मुंह फेर कर बैठ गया। आरजे मुस्कुरा दी। 1 घंटे बाद सब अपने कमरे में चले गए, पर उर्वीन अभी भी वहीं बैठा आरजे के रूम को एकटक ताक रहा था। तभी किसी ने उसके आगे आइसक्रीम से भरा बाउल रख दिया। आइसक्रीम को देख उर्वीन को खुशी तो हुई, पर अगले ही पल उसने अपना मुंह फुला लिया। मुझे नहीं चाहिए। आरजे अब उर्वीन के सामने आ गई। क्यों? ये तुम्हारे लिए है, ले लो। माना तुम्हें पसंद है, पर तुम्हारी आरजे तुम्हें रोकेगी थोड़ी। उर्वीन ने कहा, हाँ रोकेगी नहीं, पर बिना बताए भाग जाओगी। मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो। आरजे ने नाटकीय अंदाज में अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हाँ, उर्वीन को आइसक्रीम नहीं चाहिए। आजकल देख रही हूँ तुम्हें हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा है। क्या चल रहा है दिमाग में? निकालोगे नहीं तो वो तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। उर्वीन ने मुंह बना लिया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आरजे मुस्कुराई। उसने आइसक्रीम का बाउल उठाया और उर्वीन की नाक के नीचे से ले जाते हुए अपनी तरफ लाने लगी। उर्वीन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सीधे आरजे से आइसक्रीम का बाउल छीन लिया। ये मेरे लिए था ना? आरजे ने अपने हाथ झाड़े। क्या प्रॉब्लम है? उर्वीन ने टेढ़ी नजरों से आरजे को देखा और आइसक्रीम खाते हुए पालती मारकर बैठ गया। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं खुश हूँ। आरजे ने गहरी निगाहों से उर्वीन को घूरा। तो आजकल तुम्हें क्या हो गया है? बात बात पर चिढ़ने लगे हो। तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मुझे समझते भी हो। मेरे भागने के पीछे का कारण क्यों नहीं जान पाए? तुम भूल तो नहीं गए हम यहाँ क्यों आए हैं? क्यों हम देश के कोने कोने में जाकर लोगों की मदद करते हैं? सब याद है या नहीं? ये सुन अचानक उर्वीन खांसने लगा। थोड़ा धीरे आरजे, हमारे अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। जब तक सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। आरजे ने कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सब कुछ जानते हुए भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। इतने नखरे तो सिमी ने भी नहीं किए, जबकि वो तो सिर्फ मेरे भरोसे ही यहाँ आई है। मैं ये कहना नहीं चाहती, पर मुझे सच में लगता है सिमी को बस थोड़ा पुश करने की जरूरत है। वो अकेले सब संभाल सकती है। आखिर वो मुझे तुमसे ज्यादा बेहतर समझने लगी है। शायद कुछ सालों में मुझे उसे कुछ समझाने के लिए बोलने की भी जरूरत ना पड़े। आरजे जानबूझकर ये शब्द बोल रही थी। उसकी नजरें अभी भी उर्वीन पर टिकी हुई थीं, जिसके भाव धीरे धीरे बदल रहे थे। उर्वीन ने आरजे को खुद की तरफ देखते देखा तो हंस दिया। अच्छी बात है ना आरजे, कितने कम समय में वो यहाँ सेटल हो गई है तुम्हारे साथ। तो मैं क्या कहूँ, हम सब अभी भी उसके साथ ठीक से कंफर्टेबल नहीं हो पाए हैं। हमें सिमी की आदत जो नहीं है, वो अचानक से हमारे बीच अपने ओपिनियन देने लगी। तुम्हारे साथ इतनी क्लोज हो गई है। अच्छा है ना, वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है, तुम्हारी उसके साथ अच्छी बनती है। ये भी अच्छा है। शायद बहुत जल्दी तुम्हें हमारी जरूरत भी ना पड़े। शायद वो अकेली सब कुछ संभाल लेगी। ये भी अच्छा है। उर्वीन लगातार आइसक्रीम खाते हुए बोलते ही जा रहा था। आरजे चुपचाप उसे घूरते हुए सब सुन रही थी। अचानक आरजे ने उसके सिर पर मारा। बेवकूफ, गधा। आरजे ने दोबारा उसके सिर पर मारा। उर्वीन के हाथ से आइसक्रीम का बाउल छूटकर नीचे गिर गया। उर्वीन ने बचने के लिए अपने हाथ से खुद को कवर करने लगा। क्या हुआ आरजे, मार क्यों रही हो? इस बार तो मैंने सब अच्छा ही बोला। आरजे ने दोबारा उसके सिर पर मारा। अक्ल पर ताला लग गया है, खोलना जरूरी है। भगवान ने इस ग्रुप में एक ही समझदार बंदे को बनाया था और आज वो भी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। ये कहते कहते आरजे ने दोबारा उसे मारा। अब उर्वीन ने पूरी तरह से खुद को कवर करने लगा। मैंने क्या किया?
देखो मैं तुम्हें पलट के नहीं मार सकता, तुम हमारी दोस्ती का फायदा मत उठाओ। उर्वेन ने बचने की कोशिश की। आरजे ने उर्वेन को दोबारा मारना चाहा, पर इस बार उर्वेन ने अपने सिर को तकिए से कवर कर लिया था। आरजे थक कर बैठ गई। जब तक तुम अपने अंदर की गंदगी न निकाल दो, तुम्हें कुछ भी समझाने का फायदा नहीं है। उर्वेन ने अपनी आंखें खोली। गंदगी? क्या हो गया तुम्हें आरजे? तुम्हारी वजह से मेरी आइसक्रीम भी गिर गई। उर्वेन ने अनजान बनने का नाटक किया। आरजे ने कहा, देखो अब सिमी हमारी टीम का हिस्सा है, बाकी सब भी तो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तुम्हें भी उसे एक्सेप्ट करना होगा। उर्वेन ये सुन जमीन को ताकने लगा। कोई जबरदस्ती है क्या? मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है आगे जाकर हमारे खिलाफ हो जाए। अर्घ्य, यूनी, मानसा बचपन से हमारे साथ है, ये तीनों हमें कभी धोखा नहीं देंगे। पर सिमी, वो तो अभी अभी आई है और तुम उसके साथ इतना क्लोज हो रही हो। मुझे क्या, अर्घ्य, मानसा, यूनी को भी पसंद नहीं आ रहा है। बस फर्क इतना है, वो अपनी शक्ल पर दिखा नहीं रहे हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, जो मेरे मन में होता है मैं उसे चाहकर भी छुपा नहीं सकता। उर्वेन ने अब अपने मन की बात आरजे के सामने रख दी। आरजे ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें अपनी फीलिंग छुपाने के लिए नहीं कह रही, बस सिमी को यहाँ अकेला फील ना हो, इसलिए बस उससे थोड़ा अच्छे से पेश आओ। उर्वेन ने आरजे की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आरजे ने अपना सिर झटका। ठीक है, सब सीधे सीधे बोलती हूँ। सिमी मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ आई है और मैं नहीं चाहती कि वो कभी यहाँ से वापस जाने के बारे में सोचे भी। जानती हूँ नई है, तुम लोगों को वक्त लगेगा उस पर ट्रस्ट करने में, उसके साथ एडजस्ट होने में, पर उसे एक चांस तो दो। तुम मुझ पर बिलीव करते हो ना, तो बस मेरे भरोसे पर मैं यकीन दिलाती हूँ वो हमें धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। उर्वेन ने एक नजर आरजे को देखा। तुम कह रही हो तो कोशिश करूंगा, पर पक्का नहीं कह सकता। आरजे मुस्कुरा दी। उसने धीरे से उर्वेन के बालों को सहलाया। गुड बॉय, लेट हो गया है, सो जाओ। उर्वेन ने भी गुड नाइट कहा। इतना कहे वो उबासियां लेते हुए अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही आरजे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरी टीम बिखर रही है? मुझे सिमी से कल बात करनी होगी। आरजे अपने कमरे में चली आई। ये वो वक्त था जब उसके चेहरे पर सच में परेशानी के भाव थे। उसने खुद को शांत करने के लिए अपने भारी भरकम कपड़े निकाल दिए। अब उसने सिर्फ एक टी शर्ट और व्हाइट पजामा पहना हुआ था। टी शर्ट भी फुल स्लीव थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन को छुआ, जहां कई मोटी मोटी पट्टियां बंधी हुई थी। उन्हें छूते हुए आरजे की आंखें नम पड़ने लगी। शायद कोई पुराना जख्म था जो अभी भी उसे दर्द दे रहा था। उसने धीरे से अपनी स्लीव को थोड़ा ऊपर किया, वहां भी पट्टियां बंधी हुई थी। आरजे ने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद ये पट्टियां कुछ बहुत बुरा याद दिला रही थी, जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने फिर से अपनी हुडी पहन ली, जिसने पूरी तरह से उसके शरीर को कवर कर लिया था। आरजे ने अपना बैग खोला। उसमें कुछ पन्ने थे। उन्हें देखते ही आरजे की आंखें नम पड़ने लगी, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। अचानक आरजे का फोन बजा। बैग के पासवर्ड लगाकर उसे अच्छे से बंद कर दिया। आरजे चाहकर भी इस बैग के सामान को किसी के सामने नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए वो हमेशा अपने बैग को अपने पास रखती थी ताकि कोई उस तक ना पहुंच पाए। आरजे ने बेड पर रखा अपना फोन उठाया। उसकी मॉम अरुणा का कॉल था। आरजे ने एक पल सोचा और फिर फोन उठा लिया। सामने से अरुणा की आवाज आई। कैसी हो? आरजे ने कहा, अच्छी हूँ। अरुणा बोली, 2 सालों से तुम्हें नहीं देखा है, वापस कब आ रही हो? आरजे ने गहरी सांस ली। डैड कैसे हैं? अरुणा ने कहा, तेरे डैड अभी भी तेरे बारे में सोचते हैं, तुझसे नाराज हैं पर प्यार भी बहुत करते हैं तुझसे, तुझे याद करते हैं। अब वापस आ जा, भूल जा सब भूल कर हम एक नई लाइफ नहीं शुरू कर सकते क्या? आरजे के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इस समय उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन लग रहा था। मॉम, जब तक मैं अपनी सच्चाई नहीं जान लेती, मैं वापस नहीं आने वाली। मुझे पता है डैड क्यों परेशान है। उन्हें लग रहा होगा कि मैं उनकी वजह से भागी, पर उन्हें बता दीजिए ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भागने के पीछे का रीजन वो शादी कभी नहीं थी। मैं अपने डैड के लिए ऐसी 100 शादियां कर सकती हूँ, तो उन्हें परेशान होना छोड़कर आराम करना चाहिए। जिस दिन मुझे मेरी सच्चाई पता चल जाएगी, मैं वापस लौट आऊंगी। अरुणा आगे कुछ कहती उससे पहले आरजे ने अपना कॉल कट कर दिया।
हमेशा की तरह आरजे रूम की खिड़की के पास रखी चेयर पर आकर बैठ गई। वो अभी भी आसमान के तारों को देख रही थी। आरजे तारों को गिनने लगी। गिनते गिनते जब थक गई तो चांद को देखने लगी। चांद हमेशा अकेला रहता है, इसलिए तो उसे गिनना आसान है। आरजे एक टक चांद को देखने लगी। हर कोई तुम्हारी तरह बनना चाहता है, बिल्कुल चांद की तरह, पर कोई भी नहीं सोचता कि चांद में भी तो गड्ढे हैं। हाँ, कोई परफेक्ट नहीं है, ना ये तारे, ना ये चांद, ना खुद इंसान। मैं भी नहीं। आरजे पूरी रात मुस्कुराते हुए चांद तारों को देखती रही। एक पल भी उसकी आंखें बंद नहीं हुई। असल में वो अपनी आंखें बंद करना ही नहीं चाहती थी। आरजे लगभग भूल ही गई थी कि आखिरी बार कब वो चैन की नींद सोई थी। अगले दिन इंस्पेक्टर कार्तिक चिंटू को वापस छोड़ने आए थे। आरजे अभी भी अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। यूनी तो चिंटू को देखते ही लगभग पागल ही हो गई थी। तुम्हें मेरी याद आई ना चिंटू? चिंटू ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। यूनी ने चिंटू को कस कर गले लगा लिया। मानसा बोली, इंस्पेक्टर कार्तिक, आपको चिंटू की वजह से बहुत परेशानी हुई होगी। ये सुनते ही कार्तिक को अपने घर की हालत याद आ गई। यूनी ने चिंटू को प्यार से पुचकारा, मेरा चिंटू, मेरा चिंटू थोड़ी किसी को परेशान करेगा, कितना क्यूट सा तो है। कार्तिक ने फेक स्माइल दी। बिल्कुल नहीं, इतना प्यारा बच्चा कैसे परेशान करेगा। कार्तिक ने चिंटू के गाल खींच लिए। तभी यूनी की नजर कार्तिक की उंगली पर पड़ी, जहाँ पट्टी बंधी हुई थी। ये क्या हुआ आपको इंस्पेक्टर कार्तिक? कार्तिक ने हंसते हुए अपनी उंगली पीछे खींच ली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी चिंटू बोल पड़ा, मैंने काटा। यूनी ने कहा, तूने काटा? झूठे। यूनी ने धीरे से चिंटू की गाल पर किस किया। झूठ नहीं बोलते, नहीं तो तेरे ये छोटे छोटे खरगोश जैसे दांत ना चूहे ले जाएंगे। ये सुन कार्तिक चिंटू को घूरने लगा। बच्चा पहली बार तो सच बोल रहा है, तब भी उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। कार्तिक ने अपनी उंगली को देखते हुए कहा। अर्घ बोला, आप कुछ लेंगे? कार्तिक ने अपने हाथ जोड़ लिए। जी नहीं, जितना लिया है उतना काफी है। कार्तिक वहां से जल्दी से निकल गया। वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता था। उर्वीन ने कहा, इससे क्या हुआ? उसने कॉफी का कप उठा सोफे पर बैठते हुए कहा। मानसा बोली, होना क्या है, चिंटू का कमाल है। यूनी ने मुंह बना लिया। मेरे चिंटू ने क्या किया? चल चिंटू, ये सब तेरी क्यूटनेस से जलते हैं। इतना कहकर वो चिंटू को लेकर अपने कमरे में चली गई। मानसा बोली, जलते नहीं, डरते हैं। कुछ ज्यादा ही क्यूटनेस है बच्चे में, है कि नहीं अर्घ? अर्घ ने कहा, पता नहीं, मेरे लिए तो मुझसे ज्यादा क्यूट कोई नहीं है। इतना कहकर वो आराम से उर्वीन की गोद में सिर रख के पसर गया। उर्वीन के हाथ से कॉफी गिरते गिरते बची। तुम्हें मैं ही मिला तकिया बनाने के लिए? अर्घ ने उर्वीन के गाल खींच लिए। मेरा स्वीट सा तकिया। उर्वीन का मुंह चिढ़ गया। सिमी दूर खड़ी उन्हें खुश देख मुस्कुरा रही थी। उसमें अभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर उनसे बात करे। ऊपर खड़ी आरजे जो अभी अभी अपने रूम से बाहर आई थी, हमेशा की तरह उसने खुद को कवर करने वाले ही कपड़े पहने थे। सिमी, ऑफिस में आओ। इतना कह वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। ये सुन सब सिमी की तरफ देखने लगे, जो आरजे के कहे अनुसार उसके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर चली गई। अर्घ्य बोला, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? वो अचानक से उठ बैठा। मानसा भी अर्घ्य के पास आकर बैठ गई। पता नहीं क्या हो रहा है, आरजे आजकल हमें कुछ भी नहीं बताती है, और हम कर भी क्या सकते हैं। ये देख उर्वीन का मुंह बन गया। कोशिश तो कर रहा हूं। क्या हुआ, ऑफिस में ही तो बुलाया है। उसे ऐसे बड़बड़ाते देख अर्घ्य ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। भाग 14। जिस तरह से ये नई छैल छबीली अपने पैर पसार रही है ना, मुझे तो लगता है कुछ समय बाद आरजे के लिए इससे ज्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट होगा ही नहीं। अर्घ्य और मानसा उर्वीन को सोचता हुआ छोड़ अपने और बाकी घर वालों के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चले गए। उर्वीन अभी भी खुद को समझा रहा था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अपने दिमाग की नसों को शांत रखो।